मैं डॉक्टर सुमति हजेला, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, आईपीएस एकेडमी इंदौर में कार्यरत हूँ। मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज मनावर धार इस वेबिनार के कन्वीनर डॉक्टर नूतन राजपूत, को कन्वीनर डॉक्टर जितेंद्र सोलंकी, कोऑर्डिनेटर्स डॉक्टर आई.एस. सस्तिया एंड डॉक्टर एम.एस. अजनार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस वेबिनार में हिस्सा लेने के लिए का एक मौका दिया। और सारे पार्टिसिपेंट्स और आप सबको मेरा नमस्ते। आज का मेरा टॉपिक है कोविड इम्यूनोलॉजी। ह्यूमन इम्यून सिस्टम यानी कि हमारे बॉडी में उपस्थित डिफेंस की, हमें प्रोटेक्ट करने वाली प्रणाली। इसके दो हिस्से होते हैं, एक इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी उसको कहते हैं जो कि बाय बर्थ जन्मजात होती है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हम वैरायटी ऑफ पैथोजेंस और फॉरेन पार्टिकल्स से लड़ाई करते हैं और ये एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद है। यानी कि हमारी स्किन जैसे है, स्किन जब तक इंटैक्ट रहेगी हमारे अंदर कोई भी पार्टिकल या कोई भी पैथोजन इस रास्ते से नहीं जा सकता। जब स्किन कटती फटती है तो एकदम से अटैक होता है, लेकिन वहाँ पे पहली लाइन तो ये है, इसके साथ इसको सपोर्ट करने वाले और भी पार्टिकल्स और भी हमारे बदन के कंपोनेंट्स वहाँ पे आके उस अटैक को बचाते हैं। तो ऐसे को हम इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्सेस कहते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे बगल वाली फिगर में कि क्या क्या है इस तरह का जो हमें शुरुआत के अटैक से बचाता है। दूसरा विंग है हमारा एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होता है जो कि तब हम डेवलप करते हैं जबकि कोई फॉरेन पार्टिकल सबसे पहली बार हमारे पास आता है और वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को किसी न किसी तरीके से क्रॉस कर लेता है और हमारे बदन में उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हो, तो हम हमारी बॉडी जो है, हमारा सिस्टम जो है, वो कुछ और नई चीज़ें बनाता है, उनसे उनको रिकॉग्नाइज करता है और उनसे फाइट करता है, जिससे कि अल्टीमेटली फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन पैथोजन जो रोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मर जाएं और उन्हें हमारी बॉडी से क्लियर कर दिया जाए और हमारे सिस्टम को, हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना हो। तो इधर आप देख सकते हैं, इसके लिए बी लिम्फोसाइट्स काम करते हैं जो कि ब्लड में प्रेजेंट है और टिश्यूज में प्रेजेंट है टी लिम्फोसाइट्स। ये दोनों किस तरह से काम करते हैं ये आगे चल के हम आपको बताएंगे, लेकिन ये दोनों मेन खास चीज़ें हैं जिसको कि हम अपनी बर्थ के बाद तक रिकॉग्नाइज करते हैं। बर्थ के समय रिकॉग्नाइज करने वाला सिस्टम अलग है और बर्थ के बाद फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन पैथोजन के अटैक के बाद होने वाले अटैक्स के लिए बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स हमारे बदन में प्रेजेंट हैं। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात हो रही है। यहाँ पे एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स लाइक इंटैक्ट स्किन, मैंने अभी बताया कि अगर स्किन हमारी इंटैक्ट है तो कोई भी बाहर से वायरस, बैक्टीरिया, फंगस कुछ भी आसानी से एंटर नहीं होते हैं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में खड़े हुए हैं। फिर हमारे जो म्यूकस के सरफेसेस हैं, जैसे हमारी नाक है, उसमें सीलिया होते हैं। ये सीलिया और म्यूकस दोनों मिल के बाहर से हवा में से आने वाले बहुत से पार्टिकल्स को यहाँ पे रोक लेते हैं, अंदर जाने ही नहीं देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये हमारे आमाशय का हिस्सा दिखाया जा रहा है, स्टमक है। इसमें हम जानते हैं कि
पीएच बहुत लो होता है, एसिडिक कंडीशंस होती हैं, जिसकी वजह से अगर कोई पार्टिकल हमारे मुंह के थ्रू होता हुआ भी सारे हमारे एफर्ट से बचता हुआ कि वो हमारे बदन में नहीं जाए, तो भी अगर वो बचता हुआ यहाँ तक आ जाएगा तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो उसको मार देता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है लाइसोजाइम इन टीयर्स। लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो कि हमारे स्वेट में भी, हमारे पसीने में प्रेजेंट होता है, हमारे आंसुओं में प्रेजेंट होता है, और वो जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल को, उसके कवच को, बाहरी कवच को तोड़ देता है। इस तरह से बैक्टीरिया मर जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उन सारों से हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम लेते हैं और हमें रोगों से छुटकारा मिलता है, रोगों से बचाव मिलता है मेनली। अब ये तो स्किन और सीलिया, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, और लाइसोजाइम एक तरह का सिक्रीशन, टीयर्स में सिक्रीशन लाइसोजाइम एंजाइम जो कि उसमें घुला हुआ है, ये इनकी बात हो गई। इसके अलावा इन्नेट इम्यूनिटी जो कि हमारी बाय बर्थ है, हमें मिली हुई है, उसको कुछ सेल्स भी मीडिएट करते हैं। इन सेल्स का नाम है नेचुरल किलर सेल, न्यूट्रोफिल्स, mast cells, macrophages, eosinophils, natural killer T cells and dendritic cells। ये सारे सेलुलर फैक्टर्स है, सेल के फॉर्म में है, जो कि हमें इन्नेट इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। फिर ये ह्यूमरल इम्यूनिटी है। ह्यूमरल माने बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो कुछ घुले हुए ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि ब्लड, लिम्फ हर जगह घुल जाते हैं, वो फैक्टर्स प्रदान करते हैं। उनका नाम है मेनली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहलाता है। वो भी पूरा एक सिस्टम है, बहुत ढेर सारे एंजाइम्स का एक सिस्टम है, जो कि एक के बाद एक एक्टिवेट होके फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का एक वैरायटी होती है मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, दूसरी वैरायटी होती है क्लासिकल पाथवे, और एक तीसरी वैरायटी होती है ऑल्टरनेटिव पाथवे। सो उस तरह से क्लासिकल पाथवे उनका पूरा पूरा एक सिस्टम होता है कि एक के बाद एक वो एक्टिवेट होके किसी फॉरेन पार्टिकल को हमारे बदन में से निकालने की कोशिश करते हैं। ये इसके अलावा, कॉम्प्लीमेंट के अलावा भी एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बदन में, ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं। एलपीएस बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, लाइपोपॉलीसैकेराइड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, जो यही काम करती हैं, और कॉम्प्लीमेंट की हेल्प लेके उसे हम किसी भी रोग क्रिएट करने वाले माइक्रोब को, वो हमारे, या सब्सटेंस को हमारे बदन से बाहर करने की कोशिश करती हैं। इसी तरीके का एक सी रिएक्टिव प्रोटीन है, और भी बहुत से नाम हैं जो कि घुले हुए हैं हमारे सिस्टम में, हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनमें घुले हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट ब्लड में मिलता है, और ये सब कहीं ना कहीं हर फ्लूइड में मिलते हैं, और फॉरेन पार्टिकल्स से डील करते हैं कि वो हमारे बदन को नुकसान नहीं पहुंचाए। अब ये अडाप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जैसा कि मैंने बताया था, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स काम करते हैं। तो ये बी सेल दिखाया जा रहा है, ये टी सेल दिखाया जा रहा है। टी सेल्स जो है वो सेल के फॉर्म में ही हमें डिफेंस प्रदान करते हैं, प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, जबकि बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज बना देती हैं, एंटीबॉडीज सर्कुलेशन में आ जाती है, लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाती है, और वो पूरे बदन में हर पार्ट में एक तरह से घूम घूम के पहरेदार की तरह घूमती हैं, हर जगह देखती हैं कि कहीं पे कोई फॉरेन पार्टिकल है जिसको कि वो पहचानती हैं, उसको वो पकड़ ले वहीं पे, और वो हमारे बदन से निकाल दें। आजकल हम लोग कोरोना वायरस डिजीज नाम के एक पैंडेमिक से डील कर रहे हैं। इसको कॉज करने वाला वायरस कोविड-19 कहलाता है। शुरू में ये चाइना में शुरू हुआ था। ये डिजीज़ ये चाइना से आई है,
और चाइना में वुहान शहर में इसकी शुरुआत हुई थी, तो उसे वुहान वायरस कहते थे। फिर जब उसके बारे में पता चला, उसका आरएनए सीक्वेंस वगैरह किया गया, तो पता चला कि ये बिल्कुल नया वायरस है, जैसा कोई वायरस पहले नहीं आया, पहले हमारे नॉलेज में नहीं आया। तो उसको नोवेल कोरोना वायरस 2019 कहा गया। ग्रेजुअली वो कोविड-19, और अब ऑफिशियल नेम उसका सार्स कोव 2 है। सार्स का मतलब है सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इस तरीके के का सिंड्रोम या पैंडेमिक इससे पहले 2003 में आया था सबसे पहली बार, लेकिन उसको जो कॉज करने वाला वायरस है, उससे आज के पैंडेमिक वाला वायरस अलग है। दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, फिर भी दोनों अलग अलग हैं। 11 मार्च को WHO ने पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था कि जो भी डिजीज है वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे प्रेजेंट है या फैलती जा रही है, इसलिए इसको एक पैंडेमिक डिजीज कह के डिक्लेरेशन हो गया था कि सारे कंट्रीज इससे सावधान हो जाएं। स्ट्रक्चर में हम अब जो नोन है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसके पास स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ये वायरस की प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी बदन के लंग में सेल्स पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उनसे बाइंड करती हैं, और उनकी वजह से वायरस की मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, वो फ्यूज करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन से। ये सबसे ज़्यादा एंटीजेनिक पार्ट है, यानी कि इसके लिए हमारे बदन में सबसे स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स होता है, और एंटीबॉडीज इनको सबसे ज़्यादा पहचानती हैं, और ये एक ट्राइमेरिक प्रोटीन है। इसके अलावा इसमें इसकी बनावट में एक एनवेलप प्रोटीन है जिसको ई प्रोटीन कहा जाता है, जिसका काम है एम फॉर्म ऑफ वायरल प्रोटीन से इंटरैक्ट करना। ये यानी कि मेम्ब्रेन प्रोटीन से ये इंटरैक्ट करती है, ये एनवेलप बनाती है, और आयन चैनल भी है, और ये पेंटामेरिक है। पेंटामेरिक माने कि ये 5 सब यूनिट से मिलके बनी है। फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन एम से डेजिग्नेटेड है। ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये जो ट्रिपल मेम्ब्रेन जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको आर पार क्रॉस करती भी है। इसका काम वायरस की शेप को डिटरमिन करना है, और ये वायरस के विभिन्न पार्ट्स को एक साथ असेंबल करने का काम करती है। न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, जिसको कि एन से डिजिग्नेट किया जाता है, ये एक फॉस्फोप्रोटीन है जो कि इस वायरस के आरएनए जीनोम को बाइंड करती है और न्यूक्लियोकैप्सिड बनाती है। ये आरएनए बाइंडिंग के अलावा नया आरएनए सिंथेसाइज करने में, उसको ट्रांसलोकेट करने में, हमारे सेल के अंदर जब ये पहुंच जाता है तो उसकी नए आरएनए की सिंथेसिस होना, और उस आरएनए को एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये काम में आती है, ये उसका काम है। और साथ में ही ये हमारे शरीर में उपस्थित इंटरफेरॉन के लिए एंटागोनिस्ट का काम करती है, यानी कि उसके अगेंस्ट काम करती है। हमारा जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, जो हमें प्रोटेक्ट करने आता है, उससे ये फाइट करके वायरस को सरवाइव करने का काम करती है। इसका जो जीनोम है वो आरएनए है, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। इसके अलावा एक और प्रकार की प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, हीम एग्लूटिनिन एसिटाइल ईस्टरेज ग्लाइकोप्रोटीन। ये एक्चुअली एक एंजाइम है जो कि लंग के
या ये जहाँ पे भी वायरस इन्फेक्ट कर रहा है वहाँ पे जो शुगर मोइटीज़ हैं, शुगर के जो मोनोमर्स हैं या शुगर के जो पार्टिकल्स हैं उनको बाइंड करने का काम हीम एग्लूटिनिन एसिटाइल कोलिन एसिटाइल ईस्टरेज ग्लाइकोप्रोटीन करती है। ये सारे मिलके ये कोशिश करते हैं कि वायरस हमारे सेल के अंदर चला जाए और वहाँ पे और नए वायरस के पार्टिकल्स प्रोड्यूस करके उनको सेल को तो खराब करे ही करे, वो सारे वायरस बाहर आ जाए और वो नई सेल्स को इन्फेक्ट करके उन्हें मारना शुरू करें। ये जो इस वायरस को कोरोना वायरस कहते हैं क्योंकि इसके चारों ओर जो एक कोरोना या क्राउन जैसा दिखता है, और ये जो कोविड-19 है ये बीटा जेनरा का है और कोरोना विरिडी फैमिली को बिलोंग करता है। जो सार्स कोव का नाम मैंने आपको बताया था जो कि इससे मिलता जुलता वायरस है, और इसके अलावा एक और वायरस था मर्स कोव जो कि 2012 में उसकी वजह से डिजीज आई थी ह्यूमन बीइंग्स पे। इन दोनों से मिलता जुलता है और ये दोनों कोरोना वर्डी फैमिली के हैं, बल्कि तीनों कोरोना वर्डी फैमिली के हैं, और इनमें सिमिलरिटी भी मिलती है। अगर इनके जीनोम को आपस में, तीनों के जीनोम को आपस में मैच किया जाए तो कोविड-19 70% सिमिलर है सार्स कोव के साथ, और 40% सिमिलर है मर्स कोव के साथ। ये डिटरमिन हो चुका है कि ये जो कोरोना वायरस इस समय हमारे बीच है और हमें रोक दे रहा है, ये बिल्कुल नया वायरस है और ये शायद ह्यूमन बीइंग्स को इन्फेक्ट करता भी नहीं था। ये ह्यूमन बीइंग्स इसके नेचुरल होस्ट थे भी नहीं, ये कहीं किसी ये किसी एनिमल से हमारे अंदर आके फिर इसने अपने आप को अडाप्ट कर लिया है कि ये हमें इन्फेक्ट करके हमारे अंदर सर्वाइव हो। तो ये एंटायरली न्यू वायरस हमें अफेक्ट करने लग गया है। यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश है कि कैसे स्पाइक प्रोटीन जो कि वायरस के ऊपर लगी हुई है वो हमारे सेल्स को इन्फेक्ट करती है। तो ऊपर सार्स कोव 2 और सार्स कोव दोनों ही प्रकार के वायरस, उनपे जो एस प्रोटीन है वो ACE2 रिसेप्टर जो कि लंग के मेम्ब्रेन के ऊपर है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन के ऊपर है, पे प्रेजेंट है रादर, उसको उससे बाइंड करता है। अब इस AC2 रिसेप्टर के बगल में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है विच इज TMPRSS2। ये एंजाइम पहले एस प्रोटीन पे एक्ट करता है, उसकी वजह से एस प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है, फिर वायरस की मेम्ब्रेन जो है वो हमारी एपिथेलियल मेम्ब्रेन पे, लंग्स में जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स हैं उनसे फ्यूज करती है और वायरस एंडोसाइटोसिस से अंदर चला जाता है। इस स्लाइड में जो पिक्चर है वो नेचर के आर्टिकल से आपको दिखाने के लिए ली गई है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये लंग एपिथेलिया है, ये लंग के एंडोथेलियल लेयर है, और ये एयरवेज है लंग के बीच में जो हवा वाला सिस्टम होता है जहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ये वो हिस्सा है। तो यहाँ पे जब ये वायरस आता है तो उसको पहचानने के लिए इन सेल्स पे ACE2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अब ये ACE2 रिसेप्टर इसका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है जो कि इस वायरस के स्पाइक प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है, और इसकी प्रेजेंस किडनीज में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, हार्ट में, इस तरह के टिश्यूज में पाई जाती है, और वहाँ पे भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन मिलता है। ये जो इसके बगल में एंजाइम है ये TMPRSS2, इट इज़ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीज सेरीन 2
जीन से एनकोडेड एक एंजाइम है जिसका अमाइनो टर्मिनल हिस्सा जो है वो बाहर की ओर होता है, एयरवेज की ओर होता है, और कार्बोक्सी टर्मिनल पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्म में रहता है। और ये एंजाइम एंजाइम का जो हिस्सा स्पाइक प्रोटीन को कट करके उसको एक्टिवेट करता है, वहाँ पे हिस्टीडीन, एस्पार्टिक एसिड और सेरीन नाम के अमाइनो एसिड्स रहते हैं। इसलिए ये सेरीन क्लास का एक एंजाइम है। इसके अलावा यहाँ पे एक जो और रीजन है, जो लंबा सा रीजन है, उसको स्टेम सेल रीजन कहते हैं, और वहाँ पे भी प्रोटीन के डिफरेंट वेराइटी के पार्ट्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट वेराइटी की प्रोटीन्स वहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट होती हैं। और जब ये वायरस अंदर आ जाता है हमारे एपिथेलियम सेल में, तो ये हमारे डीएनए की असेंबली को ओवरटेक करता है, उसके फंक्शंस पे हावी हो जाता है और अपने वायरस का रेप्लिकेशन करता है, यानी कि बहुत सी कॉपीज बन जाती हैं वायरस के आरएनए की। आरएनए जब बन जाता है तो ये साइटोप्लाज्म में आके अपने अपने लिए प्रोटीन्स बनाता है, जो कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनेंगे, स्ट्रक्चर बनाने वाले प्रोटीन, और नॉन स्ट्रक्चरल फंक्शनल प्रोटीन्स बनेंगे। जब ये सारे प्रोटीन्स बन जाते हैं और वायरस का डीएनए भी बन जाता है, तो ये सारे मिलके फिर से एक क्या बहुत सारे आरएनए बना लेते हैं। और अब इस सारे के असर से ये फिनोमिना होता है जिसको कि पायरोप्टोसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि जब ये वायरस अंदर इन्फेक्ट कर रहा है और डैमेज कर रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ पे सूजन आ रही है, उस सूजन से ये सेल फट जाती है, उसके फटने से होस्ट का डीएनए बाहर आ जाता है, वायरल आरएनए बाहर आ जाता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते हैं, और एक और तरह का पॉलीमर बाहर आता है, ओलिगोमर बाहर आता है, जिसको एएससी ओलिगोमर कहते हैं। तो ये सारे मिलके इस तरीके से एक सेल के बाहर आए, फिर ये जो वायरस है वो नया एपिथेलियल सेल ढूंढता है जिसको कि वो इन्फेक्ट करे, और इसी तरीके का रिस्पॉन्स एक के बाद एक होता जाए। यहाँ पे पैराप्टोसिस जो है वो डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है, मानी कि पैराप्टोसिस होने के लिए सेल डैमेज हो रहा है ये पहचान के सेल का फटना होता है, और एटीपी, न्यूक्लिक एसिड्स और ये एसी ओलिगोमर्स सेल के बाहर आ जाते हैं। एसी एक एटोप्टोसिस एसोसिएटेड स्पेक लाइक प्रोटीन है जिसमें कार्ड रीजन प्रेजेंट होता है। ये इसकी मदद से इन्फ्लेमाजोम बनता है, जो कि एक माइक्रोमीटर साइज स्ट्रक्चर है, और ये इन्फ्लेमेशन में एक्चुअली ये सारी चीज़ें काम में आती हैं। और एसी के जो फिलामेंट्स हैं वो एक एम्प्लीफिकेशन मैकेनिज्म को सिग्नल देते हैं, यानी कि यहाँ पे वो सिग्नलिंग होती है कि ढेर सारी सूजन हो जाए। सूजन इस कोशिश में होती है कि वायरस को बढ़ने से हमें रोकना है। जो नया वायरस है वो तो नए एपिथेलियल सेल्स को रिकग्नाइज करने में लगता है, एंडोथेलियल सेल्स की ओर बढ़ता है। फिर लेकिन इसके साथ जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के मैक्रोफेजेस हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो भी रिकग्नाइज करते हैं कि कोई बड़ा पार्टिकल, कोई नया पार्टिकल जो कि लंग में पहले से नहीं था या नहीं होना चाहिए जैसे, वो वहाँ पे आ गया है, तो वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेशन के साथ उसको एक्टिवेशन को एक्सप्रेस करने का उसका तरीका है कि वो बहुत ढेर सारे सॉल्युबल फैक्टर्स सिक्रीट करता है, जिनको कि साइटोकाइंस और कीमोकाइंस कहते हैं। कीमोकाइंस वो होते हैं कि कीमोकाइंस वो होते हैं जो दूसरे नए सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं कि जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ उस साइट पे आ जाओ और इस इन्फेक्शन से फाइट करो। साइटोकाइंस जो है वो भी इसी तरह के फैक्टर्स हैं जो कि
सेल्स में एक दूसरे सेल्स को या अपने ही सेल को बार बार एक्टिवेट करते हैं कि इसमें से और ऐसे फैक्टर्स बनाओ जो कि वायरस को किल करने की कोशिश करें। तो ऐसे कुछ इंटरल्यूकिन्स और के नाम है IL-6, IL-10 और MIP-1B एंड MCP-1। इनका बेसिक काम मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और टी सेल्स को इन्फेक्शन की साइट पे बुलाना है और एक के बाद एक और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करना है। इससे एक प्रो इन्फ्लेमेटरी फीडबैक लूप जनरेट हो जाता है, स्टैब्लिश हो जाता है वहाँ पे कि मैक्रोफेज एक्टिवेट हुआ, उसने चीज़ें सिक्रेट की, उन्होंने नए मैक्रोफेजेस को वहाँ पे बुला लिया, टी सेल्स को बुला लिया, वो सारे मिल के एक दूसरे को बार बार एक्टिवेट करते हैं और इन सब के एक्टिवेशन का ये नेट इफेक्ट होता है कि वहाँ पे ढेर सारी सूजन हो जाती है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम या डिफेंस वाली प्रणाली सही काम कर रही है तो क्या होता है कि जैसे ही वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है और हर वैरायटी की सेल्स फर्स्ट लाइन डिफेंस के, इसके अलावा टी सेल, बी सेल वहाँ प्रेजेंट हो जाते हैं। बी सेल्स एंटीबॉडीज सिक्रीट कर लेती हैं जो कि वायरस को पकड़ लेती हैं। टी सेल्स खुद आके पूरे वायरस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसकी मेम्ब्रेन को तोड़ के उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर और साथ में बहुत ढेर सारे इंटरल्यूकिन्स भी सिक्रीट हो जाते हैं जो कि इनको फर्दर एक्टिवेट करते हैं और नेट रिजल्ट ये होता है कि जो वायरस है वो मैक्रोफेजेस एनगल्फ कर लेते हैं, यानी कि खा लेते हैं फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस से और उनको ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से अगर हमारा हेल्दी इम्यून रिस्पॉन्स है तो जो इन्फेक्शन वाला सेल है वो जल्दी से जल्दी हमारे लंग्स में से क्लियर कर दिया जाता है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ की सहायता से और टी सेल की सहायता से, और वहाँ पे सूजन मिनिमम होती है। सूजन मिनिमम होती है, लंग डैमेज मिनिमम होता है। अगर हमारी बॉडी नहीं फाइट कर पाती है या हमारे पास हमारी डिफेंस की प्रणाली जो भी है वो खुद ही वीक है तो क्या होता है, तो ये होता है कि बहुत ढेर सारे मोनोसाइट्स, ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो कोप नहीं कर पा रहा है, वो वायरस को क्लियर नहीं कर पा रहा है जितना शुरू में इम्यून सिस्टम ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से खड़ा किया। वहाँ पे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि टी सेल बी सेल भी आ गए, लेकिन उनके जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं उनकी वजह से वायरस क्लियर नहीं हो रहा है, वो सफिशिएंट नहीं है, वायरस ज़्यादा है या इनकी ताकत कम है उससे लड़ने की। तो फिर हमारे इम्यून सिस्टम की कोशिश होती है कि ढेर सारे मोनोसाइट्स को बुला ले, ढेर सारे मैक्रोफेजेस को बुला ले, टी सेल्स को बुला ले और वो सारे ढेर सारे इंटरल्यूकिन्स, साइटोकाइंस, सॉल्युबल फैक्टर जो एक दूसरे को बार बार एक्टिवेट करते हैं और एक दूसरे को बार बार बुलाते हैं, नए सेल्स को और बुलाते हैं। इस तरह से करके वहाँ पे ढेर सारे एक और सेल्स रप्चर होते जाते हैं क्योंकि वायरस क्लियर नहीं हो रहा है, दूसरी ओर नए नए सेल्स आते जा रहे हैं, ये सारे सारे कोशिश करके खूब ढेर सारी स्वेलिंग कर देते हैं, वाटर भर जाता है और इस तरह की कंडीशन में सेल का डैमेज बढ़ता जाता है, टिश्यू या ऑर्गन जो है वो अल्टीमेटली फिर पूरा ही डैमेज हो जाता है। और इसको डैमेज करने के बाद ये सेल्स जो निकलते हैं तो यहाँ से निकल के वो ब्लड सिस्टम से दूसरे ऑर्गन्स में जाते हैं और वहाँ पे यही हैवक मचाते हैं, यही ये तकलीफ देते हैं। वहाँ पे रिसेप्टर्स, जिन जिन ऑर्गन्स के पास ये रिसेप्टर है वहाँ पे ये बाइंड करके एक के बाद एक वहाँ के सेल्स में इसी तरीके का रिस्पॉन्स देके उन्हें भी डैमेज करते हैं और अल्टीमेटली मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की नौबत आ जाती है। शुरू में पहले सिस्टमिक साइटोकाइन स्टॉर्म आता है
यानी कि ढेर सारे साइटोकाइंस वहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद इन सब के रिस्पॉन्स से वहाँ पे स्वेलिंग हुई बहुत ढेर सारी, एडिमा हुआ और निमोनिया के लक्षण आ जाते हैं। और फिर जब यहाँ से ये लीक होके बाहर जाने लगता है तो दूसरे ऑर्गन्स में भी इसी तरह के रिस्पॉन्स की वजह से मल्टी ऑर्गन डैमेज हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली इस केस में अगर डिजीज़ नहीं रिवर्स हुई तो फिर डेथ हो जाती है। ये स्लाइड भी ये दिखा रही है कि साइटोकाइन स्टॉर्म कैसे आता है। हर सेल, ये NK सेल है, इन्नेट इम्यून सिस्टम का एक सेल है, वो कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है। ये सारे फैक्टर्स के पास एंटीवायरल एक्टिविटी होती है। अब देख सकते हैं ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं रिलीज करेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, IL-2, IL-10, TGF बीटा एंड ये सारे जो मिल के फिर आगे दूसरे रेस्पॉन्सेस को एनहांस करते हैं। गामा इंटरफेरॉन जो है ये यहाँ पे आ रहा है, ये भी कोशिश कर रहा है कि लंग सेल को बचाया जाए। फिर ये डेंड्राइटिक सेल्स हैं जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि वो एनगल्फ करते हैं वायरस को और उसको तोड़ के उसके थोड़े से पार्ट्स को बाहर प्रेजेंट करता है, जिससे उसको CD8 सेल और CD4 सेल्स, टी सेल्स की जो दो वेराइटीज़ हैं उसको रिकग्नाइज करें। टी सेल खुद आके खुद पहले तो खूब नंबर में बढ़ जाता है, फिर खुद आके सीधे वायरस को किल करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर जो CD4 सेल है, अगर वो एक्टिवेट हो जाता है तो वो नंबर में बढ़ता है और फिर वो बी सेल्स को हेल्प देता है कि वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बनाएं। इसके अलावा इन सब से जो भी होता है वो मैक्रोफेजेस जो हैं, ये सारे फैक्टर्स जो निकालते हैं, उसकी वजह से दूसरे और भी बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत सारे सेल्स इन्हीं वेराइटीज़ के यहाँ पे टिश्यू इंजरी की साइट पे खींचते आते हैं और उन सब का मिला जुला मिक्सचर जो है वो स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन देता है। इसी को साइटोकाइन स्टॉर्म का नाम दिया गया है। ये सारे जो स्टेजेस आती हैं उसमें शुरू में पेशेंट को फीवर आता है। सबसे पहले तो खांसी खराश होती है और फिर फीवर आना शुरू होता है। उसके बाद निमोनिया के सिम्टम्स आते हैं जिनमें कि ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी कम होती है और ऑक्सीजन की कमी कम होती है या नहीं होती है। फिर अगर ये अनट्रीटेड रह जाए और नहीं संभले या इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, जो कि अभी हम देख चुके हैं कि नहीं होगा, तो वहाँ पे स्वेलिंग बढ़ती जाएगी, पानी भरता जाएगा, तो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि नए नए सेल्स भी मरते जाएंगे जिनका कि काम ऑक्सीजन एक्सचेंज है। तो निमोनिया फिर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी और ऑक्सीजन की कमी के साथ दिखता है। और फाइनली अगर इफ़ ये नहीं सुधरता है, नहीं वापस होता है, डिजीज़ अगर ड्रग काम नहीं कर पाती है तो फाइनली डेथ हो जाती है। आज हमारे पास इसके लिए कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। दूसरे मिलते जुलते सिम्टम्स के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं उनका यूज़ किया जा रहा है और लकीली काफ़ी परसेंट लोग अच्छे भी हो रहे हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पे इम्यून सिस्टम पहले से वीक है, लाइक कैंसर है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ेस हैं, डायबिटीज़ है, इन केसेस में फिर हमारा इम्यून सिस्टम डिजीज़ से लड़ने में सफल नहीं हो पा रहा है बहुत से पेशेंट्स में। अभी आज ही एक नई दवा को के बारे में न्यूज़ में आया है जो कि स्टेरॉयड है और नॉर्मली सूजन को रोकने में इस्तेमाल होती है। उससे किसी किसी पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है, जबकि उसको निमोनिया काफ़ी बिगड़ चुकता है उसका निमोनिया। उस स्टेज में भी कुछ पेशेंट्स को उससे सूजन कम करने वाली नई 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 ड्रग तो पुरानी है
लेकिन उस ड्रग का इस्तेमाल करके देखा गया कि उससे सूजन घटी और पेशेंट नॉर्मल हो गया। हालांकि ये हर केस में नहीं पॉसिबल हो पाता है, तो नई नई ड्रग्स यूज़ की जा रही हैं, कोशिश की जा रही है, और वायरस को एनालाइज करके उसके डिफरेंट पार्ट्स के लिए या तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बनाई जा रही हैं, या ड्रग बनाने की कोशिश है कि किसी तरीके से उसका स्प्रेड रोका जाए किसी स्टेज पे, चाहे वायरल रेप्लिकेशन की स्टेज में हो या वायरस की एंट्री की स्टेज में हो। हर स्टेज में कौन सी ड्रग काम कर सकती है वो दी भी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे टाइम ही नहीं था कि उसको फुर्सत से बैठ के एनालाइज करते हैं। तो इतनी तेज़ी से डिजीज़ बढ़ती है, वायरस एक दूसरे से फैलता चला जा रहा है कि उसको बस ह्यूमन ट्रायल एंड एरर से ही पता किया जा रहा है कि कौन सी ड्रग किसको फ़ायदा कर रही है। फ़ायदा कर रही है तो अच्छा है, नहीं तो कौन सी ड्रग किसी और पेशेंट को फ़ायदा कर रही है, एंड सो ऑन। अब मैं अपना अपने वाणी को विराम देती हूँ ये कह के कि आगे आने वाले समय में या तो वायरस में इतने चेंजेस हो जाएं और ऐसे चेंजेस हो जाएं कि वो इन्फेक्शन देना बंद करें, वीक हो जाए इन्फेक्शन के सेंस में, या दुनिया भर के साइंटिस्ट जो रिसर्च में लगे हुए हैं वो जल्दी से कोई ड्रग ढूंढ पाएँ, भले ही एग्जिस्टिंग ड्रग हो जो पहले से यूज़ हो रही है, वो इसमें 100% सक्सेस दे जाए और ये पैंडेमिक से हम लोगों को छुटकारा मिल जाए। थैंक यू।